आपको फिल करना है। तो देखिए OMR सीट में जो हमें फिल करना है वो है आपका ओनली एंड ओनली, देखिए ये सारी एंट्रीज फिल होगी, रोल नंबर, परीक्षा की डेट, सेंटर नंबर एंड नेम, है ना, ये सारी एंट्रीज यहाँ पर होगी। और आपको जो फिल करना है दैट इज़ पेपर कोड। एंड देन आपको यहाँ पर लिखना है आई कन्फर्म दैट, खुद अपने रनिंग हैंड से, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स आर गिवन are correct, all particulars are given correct। और हमें यहाँ पर अपने इसी रनिंग हैंड के साथ साइन भी करने हैं, और ये साइन वही करने हैं जो कि हमारे हॉल टिकट में, हमारे एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं। देखिए भाई यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं टोटल नंबर ऑफ 55, उसमें से आपको ए सेक्शन से जो कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं, उसमें से 20 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यानी कि उसमें से आपको 5 को छोड़ना ही होता है। अगर आप 5 नहीं छोड़ते, कुछ बच्चे ये दिमाग में डाल लेते हैं कि भाई 5 नहीं छोड़ने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पर कि आपके टॉप 20 चेक कर लिए जाते हैं। तो उसमें ये आपको लॉस ही होगा कि अगर मान लीजिए आप वो 20 क्वेश्चंस जो आपने किए हैं वो सारे सही नहीं हैं, और उसमें से कुछ सही जो हैं उन अनचेक्ड क्वेश्चंस में हैं जो कि आपके चेक नहीं होंगे अब, क्योंकि आपने तो सारे अटैम्प्ट कर लिए। ध्यान रखिएगा, जिस सेक्शंस में जितने क्वेश्चंस करने हैं उतने ही आपको करने चाहिए। तो यानी कि कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको नहीं करने होते हैं। नहीं करने वाले क्वेश्चंस को आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए, जैसे कि आपने 5th क्वेश्चन है, इसे आपने ऐसे सर्कल कर दिया, तो अब ये क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा। इसी तरह से आपने मान लीजिए 17th क्वेश्चन है, उसको आपने सर्कल कर लिया, 18th है, इसको आपने सर्कल कर लिया। बहुत सही से इसको सर्कल करिएगा, कंप्लीटली सर्कल होना चाहिए, ठीक है, हाफ सर्कल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए आपने ये 5 क्वेश्चंस इसमें से अनअटेम्प्टेड शॉर्ट लिस्ट कर लिए। अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट का ए फिल किया, सेकंड का बी और थर्ड का सी, ठीक। इसी तरह से आप सारे सर्कल फिल करते चले जाएंगे, है ना, ठीक। और आपने सारे कंप्लीट करने के बाद आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आप बदलना चाहते हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का ही आपको बाद में लगा कि आपको बी ऑप्शन टिक करना चाहिए था। तो देखिए बेटा, आपके पास ये जो स्टार के नीचे जो बॉक्सेस बने हैं, इसमें आप चाहे तो बी, है ना, और ये फिल करना ही आपको कंपलसरी है, और यही काउंट होगा जब आपकी कॉपी सेंटर पर चेक होती है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है। चलिए, ये तो रहा आपके OMR सीट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। आई होप ये आपको आता होगा या फिर ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा, मैं आपको कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेपर आता है जिसमें कि मैं आपको वो कुछ पेपर सेट देता हूँ जिसमें कि आपको 55 क्वेश्चंस होने चाहिए। और देखिए मैं आपको देता हूँ ये वाला सेट, हाँ ये रहा सेट आपका। इसमें क्या है कि आपके पास ये एक सैम्पल पेपर है, इस सैम्पल पेपर में 55 क्वेश्चंस हैं और इसमें से आपको 45 अटैम्प्ट करने हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 1 बाई 1 हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। 1 बाई 1 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो फिजिक्स का पेपर चाहे कितना भी इजी हो, टफ तो हो ही जाता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये सेक्शन ए है, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन सी अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से सेट बी होगा, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी हो जाएगी। सेक्शन बी में आपको 24 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको 20 ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है।
इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, जो कि स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 से ये क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? ओनली 5। ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस हो गई टोटल नंबर ऑफ 10 की, है ना। 55 में से 45 को आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन का वेटेज 0.77 मार्क्स होगा। ठीक है, इसमें से आपके जो सेक्शन सी है, इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे केस स्टडी बेस्ड हैं। ओके, इसके पहले हमारे पास कुछ एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी थोड़े टिपिकल लगते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको थॉरोली स्टार्ट करें तो जैसे आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, उन 20 मिनट्स में आप क्वेश्चन को थॉरोली रीड कर लेते हैं, तो आप इसमें से वो क्वेश्चन चॉइस कर लीजिए जो आपको नहीं करनी है ना। और उनको फिर अटैम्प्ट भी मत करिएगा और उनको पढ़ा भी मत करिएगा और उनको सॉल्व भी मत करिएगा। तो जो सारा समय है वो आपको 45 क्वेश्चंस को ही करने में हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आप सेकंड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर पर पेंसिल से छोटा सा एक टिक बना सकते हैं जिसे आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। बाकी क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, होपफुली कोशिश ये करिएगा कि क्वेश्चन पेपर पर ही आप उसको सॉल्व कर लें कहीं पर, और जहाँ तक हो सके बिना पेन चला ही क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम क्वेश्चंस को बिना उसके ही करते हैं, तो बिना सॉल्व किए ही करते हैं, तो देखिए चांसेस तो यही हैं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए ही करने हैं। और इसके लिए आपको सारे फार्मूले बिल्कुल पूरी तरह से याद रहने चाहिए। उसकी आपको लिख लिख कर देखना है, और ताकि क्वेश्चंस जब आएँ तो आपको जो है याद ना करना पड़े कोई भी फार्मूला। और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड स्पेशल केसेस होते हैं उनको भी हमें याद रखना होता है। ये मेन खास बात है इसको समझने की, याद रखने की, क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है जो कि आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है आपको? फार्मूलाज एंड सम स्पेशल केसेस और उनके रिजल्ट्स। क्योंकि स्पेशल केसेस को आप सॉल्व करने बैठ गए तो आप बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर दोगे, और क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का भी नहीं है आप उस पर हो सकता है 5, 7, 10 मिनट भी लैप्स कर सकते हो, विच विल जो कि आपके मोरल को बहुत ज़्यादा डाउन करेगा। तो आपको इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो चलिए भाई, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाई माइनस क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कह रहे हैं कि अगर हम टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट कर दें तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को नहीं लगाना है। दिस इज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन विच, देखिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी कि ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, दैट डजंट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कोई भी हो, इट विल रिमेन ई, सो आंसर इज ई। ठीक है, तो इसको आपको सर्किल में करना होगा, सर्किल में करने के बाद इसको आपको फाइनली बॉक्स में भी फिल करना होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको कंसेप्चुअली बिल्कुल डायरेक्ट करने होते हैं, और उनसे आपका टाइम थोड़ा सा बचता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसको अटेम्प्ट करना होगा तो सॉल्व करना भी होगा, है ना, इट विल कंज्यूम सम टाइम। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे देखिए आप इसको द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट, इनके बीच में एंगल पूछा जा रहा है। तो देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो देखिए अगर हम एक्सियल पॉइंट पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो कम होगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ज़्यादा होगी, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो थोड़ा सा रिपल्सिव होगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव होगी। तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम पी, एंड द डाइपोल मोमेंट ऑल्सो हैज़ ए डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, सो द फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट हैज़ एन एंगल 0 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करके
आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स भी हैं, जैसे कि आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आपको इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर देखना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स कैसे बन रहे हैं। जैसे ये प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इधर होगा, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होगा। एंड फाइनली जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। और जो कि दोनों माइनस क्यू प्लस क्यू हैं, चार्जेस इक्वल हैं, तो और दोनों 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं, तो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड रिजल्टेंट को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो वो आएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सो p√2 इज़ द आंसर। इस तरह से आपको बिना सॉल्व किए ही आंसर निकालने हैं, या बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको मन में ही करनी होती हैं। इसी तरह से आप फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का रिजल्ट आप जानते हो, दोनों अगर सेम में हैं तो और पैरेलल हैं तो एक दोनों का डबल हो जाएगा, डबल होने पर ये 3 हो जाएगा। 3 और 3 का सीरीज़ हमेशा क्या देगा, उसका हाफ, तो 3/2 हो गया। ओके, और ये 3 है तो कितना हो जाएगा, 1/3, वो 3 का 1/3 टाइम हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 माइक्रोफेरेड, सो आंसर विल बी 1। तो आपने देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व कर दिया है, जिसमें कि आपको पेन नहीं उठाना था और आपने इसको कर लिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लार्ज थिन प्लेट्स शीट्स हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दोनों के बीच में, E इज इक्वल्स टू, दो पैरेलल लार्ज प्लेट्स हैं, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूँकि दोनों के बीच में जो फील्ड है दैट इज़ गिवन बाई ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए आपको लगता होगा बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं, बट इतनी बड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है। 26.4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻12 कैंसिल हो जाएगी, 8.85 को इससे डिवाइड करोगे आप तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली 3। तो आपको ऐसा ही आंसर निकालना है जो कि अप्रॉक्सीमेट हो। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट आंसर 3 वाला सिर्फ एक ही है, वो है थर्ड। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी फॉलो करनी है। ठीक है, देखिए इसके अलावा क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि बीच में एक ना एक ऑप्शन जीरो होता है, तो उस ऑप्शन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं अगर गारंटी लूँ तो 10 में से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर जीरो होता है, अगर कहीं आंसर जीरो है एक भी तो। ठीक है, बट 30% आंसर में भी रॉन्ग, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो आपका आंसर रॉन्ग भी हो, बट आपको चांसेस तो लेने ही हैं। मान लीजिए अगर आप 45 क्वेश्चंस कंप्लीटली अटैम्प्ट नहीं कर पाए उस समय पर, तो आप 10 में टिक तो करोगे ही। जब टिक करोगे तो डेफिनेटली आप उन जीरोस को एज ए ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A व्हेन एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन एज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फोर्स पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको फोर्स निकालना होगा। और फोर्स को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए भाई फोर्स को निकालने के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, F इजिकल्स टू Q इंटू E, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, Q और सिग्मा की जगह होता है Q इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर हो गया Q स्क्वायर A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, हाँ, Q स्क्वायर A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर कौन सा आंसर दे रखा है आपका, यहाँ पर जो मैच कर रहा हो यहाँ से, सिग्मा इजिकल्स टू Q अपॉन A, तो ये नीचे वाला कर रहा है। और यहाँ पर हम F इजिकल्स टू Q इंटू E, एयर इज इलेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर हम E इजिकल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लेते हैं,
क्यू सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो हम यहाँ पर जो आंसर लगा सकते हैं वो ये है हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है फ़िलहाल कोई, बट ये है कि एक ना एक आंसर इस टाइप का होगा ही, जैसे कि यहाँ पर ये दिया है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फ्रॉम द ग्राफ गिव बिटवीन आई एंड द वोल्टेज बी एज शोन इन द फिगर। तो देखिए भाई यहाँ पर हम इसमें आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो देखिए सी और डी पॉइंट पर आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि सी और डी पॉइंट पर जो चीज़ आपने नोटिस की है वो ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इसको ये ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि करंट का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा और जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा। तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर नेगेटिव बोला जा सकता है। तो पोर्शन सी डी रिप्रेजेंट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसी तरह से करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड रिलेक्शन टाइम है ना, म्यू इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर इसमें से ई टाउ अपॉन एम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे चली जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें से आपको ये देखना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली सॉल्व भी हो जाते हैं, उनको आपको फर्स्ट सॉल्व करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सको। ठीक है। आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो कि आपको वन टाइम में मतलब देखते ही सॉल्व हो जाएं आपसे। ठीक है। और उनके आंसर्स में आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़े। फिर सेकंड अटैम्प्ट होगा आपका उन क्वेश्चंस का जो कि आप कर तो सकते हो बट दे कंज्यूम योर टाइम। ठीक है। और फिर आपको उनको भी टाइम देना है। फिर उसके बाद जो थर्ड अटैम्प्ट होगा वो आपका उन सारे क्वेश्चंस के लिए होगा जो कि आपको सच में उनमें कन्फ्यूज़न है, तो आप उनमें मतलब रिस्क ले सकते हो बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये हमारा एक स्ट्रेटजी पैटर्न है जिसमें कि आप क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चंस को टेकल करोगे। और फाइनली जैसे हमारा ये एसर्शन रीजन वाला जो पोर्शन होता है इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, इफ़ ए पॉइंट चार्ज बी रोटेटेड इन ए सर्किल अराउंड ए चार्ज द वर्क डन विल बी 0। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की, और वो सर्कल में घूम रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क 0 रहेगा। ठीक। असर्शन इज करेक्ट। वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो यहाँ पर ये आप ये ऑप्शन को ले सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि देखिए वर्क 0 इसलिए है सर्कुलर पाथ में क्योंकि फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हम ये कह सकते हैं जो एंगल जो है 90 डिग्री का है इसलिए वर्क जो है 0 है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर चूज़ करना है तो आप यहाँ पर आंसर चूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें दोनों ही ट्रू हैं। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं आगे 46 की, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग on a proton and electron moving in a uniform electric field is same where electron is 186 times that of a proton। तो ये तो सही है क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन के मास से 186 टाइम्स कम है और
प्रोटॉन का मास उससे इतना ही टाइम्स ज़्यादा है। तो ठीक है, मास का जो फैक्टर है वही इसमें एक्सेलरेशन प्रोटॉन का प्रोटॉन का कम करता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा करता है। और यहाँ पर रीज़न भी यही दे रखा है, प्रोटॉन इज़ हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपको इसको फास्ट तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए भाई आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया कि किस तरीके से आप इस पेपर को सॉल्व करोगे। ओके, आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटफुल हियरिंग।